एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑलमाइटी रुपी पे। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे इस फंड के बारे में कुछ डिटेल्स और मैं कुछ आंसर करूंगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि इसके कुछ इन्वेस्टर्स के दिमाग में जरूर होंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं ये किस कैटेगरी का फंड है। तो ये एक फोकस्ड इक्विटी कैटेगरी का फंड है जिसमें मिनिमम 65% पैसा इक्विटीज में रखना ही होता है। फोकस्ड कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी होती है जहां पे किसी भी तरह का मार्केट कैपिटलाइजेशन का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। यहाँ पे फंड मैनेजर अपने हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकता है। अब ये बिल्कुल सेम चीज है जो एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड के लिए एप्लीकेबल होती है, लेकिन यहाँ पे बस एक छोटा सा डिफरेंस है, वो ये है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में स्टॉक्स की कोई लिमिटेशन नहीं सेट करी है सेबी ने, लेकिन फोकस्ड कैटेगरी फंड्स के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स की लिमिटेशन ऑलरेडी सेट है जो कि 30 स्टॉक्स की है। यानी यहाँ पे फंड मैनेजर को 30 या उससे कम के स्टॉक्स का ही पोर्टफोलियो बनाना है, तभी वो एक फोकस्ड कैटेगरी का फंड है। इसके बाद आइए बात करते हैं स्कीम टाइप की और यहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट स्टाइल फॉलो करते हैं फंड मैनेजर। दरअसल ये एक ओपन एंडेड फंड है जहाँ पे आप किसी भी टाइम पैसा इस फंड में लगा सकते हैं बिना किसी विंडो के। ये इंडियन इक्विटीज और फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है और ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करता है। करेंटली इस फंड का मैक्सिमम एक्सपोजर जो है वो लार्ज कैप में है। अराउंड 49.12% एक्सपोजर लार्ज कैप में रखा हुआ है। इनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल ये है कि यहाँ पे ये एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाते हैं स्टॉक्स का, जिसके बेसिस पे ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करते हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए। यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन के लिए फंड मैनेजर बॉटम अप अप्रोच का यूज करता है। बॉटम अप अप्रोच वो स्टॉक सिलेक्शन की अप्रोच होती है जिसमें कि फंड मैनेजर इंडिविजुअल स्टॉक्स को ही कंसिडर करता है और उन पे ही पूरा एनालिसिस करता है और किसी भी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स या किसी मार्केट साइकिल पे फोकस नहीं करता है। अगर कंपनी उसे अच्छी लगती है तो वो अपने पोर्टफोलियो में रखता भी है, और क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है तो ये अप्रोच इस पोर्टफोलियो के लिए सूटेबल भी है। इस फंड का टर्नओवर रेशियो 0.39 है। आइए बात करते हैं फंड की कुछ डिटेल्स के बारे में। फंड लॉन्च हुआ था 11 अक्टूबर 2004 को। इसका 30 जून को टोटल AUM था 23,831 करोड़। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इसमें, अगर आप लमसम डालना चाह रहे हैं तो 5,000 आपको डालना पड़ेगा। मंथली SIP आप डालना चाह रहे हैं तो 500 रुपीज डालनी पड़ेगी। मंथली SIP के लिए मिनिमम आपको ड्यूरेशन 1 ईयर रखनी पड़ेगी। अगर आप उससे कम रखते हैं तो मिनिमम अमाउंट 1000 का है। एग्जिट लोड जो है यहाँ पे 1% का है अगर आप 1 साल के पहले सेल करते हैं तो। बेंचमार्क इंडेक्स जो इस फंड की है S&P BSE 500 इंडेक्स है। यहाँ पे फंड मैनेजर्स की अगर हम बात करें तो मिस्टर R श्रीनिवासन है जो कि इंडियन इक्विटीज को मैनेज करते हैं इस फंड के लिए, और इस फंड के साथ ये 2009 से एसोसिएटेड है। इनमें दूसरे जो फंड मैनेजर हैं इस फंड के वो हैं मोहित जैन जी जो कि इसके ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करते हैं। ये नवंबर 2017 से इस फंड के साथ है। आइए बात करते हैं इसके पोर्टफोलियो के बारे में। 30 जून को फॉरेन इक्विटी में टोटल 8.09% पैसा लगा हुआ था और इंडियन इक्विटी में 82.18% पैसा लगा हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा ही एक्सपोजर यहाँ पे फॉरेन इक्विटीज में रखा गया है। वो इसलिए रखा गया क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स ही 25 है, तो ज्यादा एक्सपोजर फॉरेन इक्विटीज में फंड मैनेजर भी लेना नहीं चाहता है। अगर हम इसकी पोर्टफोलियो होल्डिंग्स की यहाँ पे बात करें तो इसकी पोर्टफोलियो होल्डिंग्स कुछ इस तरह की हैं। ऑलमोस्ट 82% पैसा इंडियन इक्विटीज में लगा हुआ है और ये काफी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो इनने बनाया हुआ है। अगर हम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे 2 ही शेयर्स हैं, एक अल्फाबेट इनकॉर्पोरेटेड और नेटफ्लिक्स, और टोटल फॉरेन इक्विटी एक्सपोजर सिर्फ 8% का है, तो ज्यादा बड़ा फॉरेन इक्विटी एक्सपोजर भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है, जोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन, लेकिन देखना पड़ेगा क्योंकि नेटफ्लिक्स यहाँ पे लिया गया है। नेटफ्लिक्स कंटिन्यूअसली अपने सब्सक्राइबर बेस लूज कर रहा है, तो उसका इस फंड पे इम्पैक्ट जरूर आ रहा है। अब इसके रिटर्न्स पे बात करने के पहले आइए कुछ क्वेश्चंस जो मेरे दिमाग में थे, क्या पता आपके भी दिमाग में हो, उनको आंसर करते हैं। अगर मैं किसी एक फ्लेक्सी कैप फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूं तो क्या मुझे SBI फोकस्ड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में अगर मैं इन्वेस्टेड हूं तो वो मेरा एक डिफरेंट पोर्टफोलियो क्रिएटेड है, क्योंकि वहां पे जो फंड मैनेजर है उसके पास किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ स्टॉक्स को लेके, तो वो अपने हिसाब से जितना डाइवर्सिफाई करना चाहता है कर सकता है अपने पोर्टफोलियो को। लेकिन एक फोकस्ड इक्विटी फंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ उसको 30 स्टॉक रखे हैं और SBI फोकस्ड इक्विटी ने सिर्फ 25 स्टॉक्स ही रखे हुए हैं। तो अब यहाँ फंड मैनेजर जो ये 25 स्टॉक्स लिए है, ये उसने जो फंड मैनेजर को बेस्ट स्टॉक्स लग रहे थे जिसमें वो सबसे ज्यादा कन्विंस्ड था कि ये 25 स्टॉक उसको ऐसा रिटर्न देंगे जो कि वो अपने बेंचमार्क को बीट कर पाए जिस रिटर्न से, इसलिए SBI फोकस्ड इक्विटी के फंड मैनेजर ने वो 25 स्टॉक सेलेक्ट करे हैं। और वहीं पे अगर मैं बात करूं एक फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर की, तो वो फ्लेक्सी कैप का फंड मैनेजर
क्या पता 1% या 0.5% कर करके बहुत ज्यादा कंपनीज में भी लगा दे, जहां से उसको अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाए, और कोई कंपनी अगर अच्छी वहां से चल गई तो उसके रिटर्न्स इजीली बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फंड मैनेजर को एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाना है तो ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं रखना है, लेकिन वो बेस्ट स्टॉक्स होने चाहिए जो फंड मैनेजर को लग रहे हैं कि वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर ले जाएगा उस पोर्टफोलियो से। तो यस, अगर आप एक ऑलरेडी फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टेड हैं तो एक बार जरूर कंसिडर करिए एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड को भी। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगर मैं ऑलरेडी एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड में इन्वेस्टेड हूं तो अभी मुझे इसमें कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि इसका फंड साइज जो है वो 20,000 करोड़ के ऊपर जा चुका है। देखिए, अब इतने बड़े फंड साइज के एक पॉजिटिव साइड भी है, एक नेगेटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड ये है कि 20,000 करोड़ रुपए जिन इन्वेस्टर्स ने लगाए हैं उन इन्वेस्टर्स को इस फंड से रिटर्न मिला है, और जो लोग यहाँ पे पैसा कंटिन्यूसली इस फंड में लगाते चले गए हैं वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि यहाँ पे हमें पास्ट में रिटर्न्स मिले हैं इस फंड में, चाहे जितनी अप और डाउन चली जाए मार्केट, फंड ने हमें रिटर्न बना के दिए हैं लॉन्ग टर्म में, क्योंकि फंड जो है वो काफी पुराना है। और अगर 2009 से अगर फंड मैनेजर भी जो भी करंट है श्रीनिवासन जी वो मैनेज कर रहे हैं, तब से भी अगर हम उसके रिटर्न्स देखेंगे तो काफी अच्छे रिटर्न्स हमको इस फंड ने बना के दिए हैं। तो एक चीज तो हमें पता है कि इस फंड में रिटर्न्स हमें अच्छे आए हैं, इसीलिए लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं, इसीलिए इसका फंड साइज इतना बड़ा हो गया है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बना हुआ है। इस टाइम के बाद जैसे जैसे लोग पैसे लगाते जाएंगे, क्योंकि सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, यानी रिडेम्पशंस आने नहीं वाले हैं, सब लोग का सिर्फ पैसा लगता रहेगा। एसआईपी वाले एसआईपी फॉर्म में पैसे लगाते रहेंगे, लमसम वाले लमसम लगाते रहेंगे। तो कुछ टाइम के बाद आपको सारे ही फंड जो है उनका ईयूएम ग्रो होता हुआ दिखेगा। इस फंड का बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा ग्रो हुआ है क्योंकि फंड ने ज्यादा अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं। और यहीं पे अगर कोई अंडर परफॉर्मिंग फंड होता तो भले ही जितना पुराना फंड हो वो, ये आपको इतना बड़ा एयूएम नहीं दिख रहा होता। फंड ने प्रूव करके दिखाया है और ये प्रूव कंटिन्यूसली अभी भी करता चला जाएगा, क्योंकि देखिए फंड मैनेजर की जो कॉल्स हैं वो तो उसने एज इट इज ली ही हुई हैं। जो स्टॉक सिलेक्शन उसने करा हुआ है वो उसने करा है अपने बेंचमार्क को बीट करने के लिए। अब वो भले ही वो 2,000 करोड़ का चाहे फंड हो, चाहे 20,000 करोड़ का फंड हो, चाहे 2 लाख करोड़ का फंड बन जाए, प्रोपोर्शन तो उतना ही रहेगा ना। तो जो रिटर्न मुझे जनरेट होकर मिलेगा वो भी उतना ही रहेगा, क्योंकि अभी अगर फंड मैनेजर ने यहाँ पे एक पर्टिकुलर परसेंटेज गूगल में लगाया हुआ है, एक पर्टिकुलर परसेंटेज यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में लगाया हुआ है, तो वो तो रहेगा ही, परसेंटेज सेम ही रहेगा, वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और अगर मुझे वो स्टॉक्स रिटर्न बना के दे रहे हैं, क्योंकि फंड मैनेजर को लग रहा है कि 25 कंपनीज से मैं अपने बेंचमार्क को बीट कर ले जाऊंगा, तो वो करके दिखाएगा ही, और यानी बेंचमार्क को बीट करेगा, यानी अच्छा खासा रिटर्न वो फंड बना के दे के जाएगा। तो इस क्वेश्चन का भी जवाब है कि बिल्कुल, फंड अगर 2,000 करोड़ का भी हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम इस फंड में पैसा लगाना बंद कर दें, ये अभी भी हमें रिटर्न देके जाएगा ही। आगे बात करते हैं फंड के कुछ रेशियोज के बारे में। अगर हम इस फंड के रेशियोज देखेंगे तो शार्प रेशियो जो है वो 0.56 है वर्सेस कैटेगरी एवरेज ऑफ 0.41। अल्फा अगर आप देखेंगे तो 1.02 है वर्सेस 7.2 कैटेगरी एवरेज का है। और अगर आप बीटा देखेंगे तो ये हाई वोलेटिलिटी यहाँ पे आपको दिखेगी 0.76 की वर्सेस 0.75। देखने को तो आप कोई भी देख सकते हैं रेशियो, लेकिन मैं हमेशा शार्प रेशियो से ही कंसिडर करता हूँ। शार्प रेशियो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है अगर आप किसी भी फंड को कंपेयर कर रहे हैं तो। आगे बात करते हैं इस फंड के रिटर्न्स के बारे में। अगर हम फंड का पिछले एक साल का रिटर्न देखें तो 1.87% का दिया है, जबकि बेंचमार्क ने 5.76% का दिया है। अगर हम 2 साल का रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पे बेंचमार्क से 3% अभी भी कम है। फंड का रिटर्न 24% है। लास्ट 5 ईयर्स का देखेंगे तो यहाँ पे इसने बेंचमार्क को बीट किया है। अब देख लेते हैं अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में फंड के कैसे कैसे रिटर्न रहे हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन में बेंचमार्क से ज्यादा गिरा है फंड, -7% का रिटर्न है। 6 महीने में, 3 महीने में भी देखेंगे तो 3.5% नेगेटिव रिटर्न है, जबकि बेंचमार्क से नेगेटिव में 2% गिरा है। तो ये अगर हम देख रहे हैं रिटर्न वाइज यहाँ पे काफी ज्यादा चीजें हैं। लॉन्ग टर्म में फंड अच्छा दिख रहा है, शॉर्ट टर्म में फंड उतना अच्छा परफॉर्म करता नहीं दिख रहा है, लेकिन इससे हमारे डिसीजन में ज्यादा कोई इंपैक्ट आना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिंग थोड़े लंबे टाइम के लिए है। और एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड्स में इन केस अगर फंड मैनेजर को कोई कॉल ऐसी होती है जिसको चेंज करना होता है तो उसे काफी सोच समझ के वो चेंज करनी पड़ती है। तो कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको फंड के रिटर्न्स अच्छे नहीं भी दिख रहे हो, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में वो फंड आपको बेटर परफॉर्म करके दे जाए। वैसे ये पूरी कैटेगरी ही फोकस्ड कैटेगरी ऐसी ही बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स का रेस्ट्रिक्शन है और यूनिवर्स खुला हुआ है पूरा। तो यहाँ पे फंड मैनेजर के पास चीजें तो सिलेक्ट करने को काफी है, लेकिन कितनी करनी है वो लिमिटेड हो जाती हैं।
तो कई बार ऐसा होता है कि फंड मैनेजर जो कॉल ली, अब उसमें उसको चेंज करना है, उस शेयर को उसे बेचना है, तो वो काफ़ी सोच समझ के उस काम को करता है, जिसमें कि थोड़ा टाइम भी लगता है और इसकी वजह से कई बार शॉर्ट ड्यूरेशंस में रिटर्न्स भी अच्छे नहीं दिखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे YTD अगर आप देखेंगे, यानी 1 जनवरी से जो रिटर्न आया वो -12% आया है इसमें। अब उसमें नेटफ्लिक्स भी क्रैश हुआ था, उसमें सब कुछ हुआ था जनवरी से, तो वो सारी चीज़ें यहाँ फैक्टर इन हो गई जाके, तो -12% आपको इसीलिए दिख रहा है। अगर मैं SIP रिटर्न्स की बात करूं तो ये इसके SIP रिटर्न्स हैं। अगर लास्ट 10 ईयर से अगर किसी ने इसमें SIP करी होती तो 15.29% का एनुअलाइज रिटर्न है। 15 ईयर्स और 5 ईयर्स पे 14.4% का एनुअलाइज रिटर्न है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगर आपने 1 साल के पहले अपना प्रॉफिट बुक करा तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का पार्ट बन जाएगा, जो कि आपका जितना भी उसमें कैपिटल गेन बन रहा होगा वो आपका 15% के रेट से टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इसको बेचते हैं तो 1 लाख तक के प्रॉफिट पे आपको कोई टैक्स नहीं देना, और 1 लाख के ऊपर आपका जितना भी अमाउंट होगा उस पर 10% आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। और 1 साल के पहले आपका एग्जिट लोड भी 1% डिडक्ट होगा। तो ये याद रखिए, इस फंड में हमेशा अपने दिमाग में जब भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो लॉन्ग ड्यूरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करिए। और स्पेशली फोकस्ड इक्विटी फंड्स में आप जैसे अगर लंबे टाइम के लिए कोई SIP चलाना चाह रहे हैं तो ये बेस्ट फंड्स होते हैं उस चीज़ के लिए, कि अगर आप चाहते हैं कि एक SIP जो यहाँ से लेकर आपके रिटायरमेंट तक का चलती जाए तो फोकस्ड इक्विटी फंड्स की कैटेगरी बेस्ट होती है। और आप अगर SBI फोकस्ड इक्विटी को कंसिडर करते हैं, हालांकि अभी आप अगर इसको रैंकिंग वाइज या कहीं पे भी किसी और प्लेटफॉर्म पर सर्च करके देखेंगे तो चांसेस है कि आपको टॉप 5 में भी नहीं दिखेगा, लेकिन लंबे टाइम में अगर आप देखेंगे तो SBI फोकस्ड इक्विटी काफ़ी अच्छा फंड रहा है। थोड़ा सा इसके पास फॉरेन एक्सपोजर भी है, तो US में भी थोड़ा इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने दीजिए, टेक्नोलॉजी सेक्टर थोड़ा सुधरने दीजिए, तो यहाँ पे और थोड़ा इसको परफॉर्म करने में आसानी होगी, तो आपके बेटर रिटर्न्स बन पाएंगे। ये था SBI फोकस्ड इक्विटी के बारे में एक ओवरव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।